नमस्कार यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8वीं के पाठ्य भूगोल के मनुष्य के कार्य, व्यापार एवं परिवेश का ह्रास। आप सभी विद्यार्थीगण, आप जानते हैं कि हम इस धरती पर निवास करते हैं और इस धरती में हम तभी तक अच्छे से रह पाते हैं जब हम उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर हम उसके बनावट में, उसके क्रियाकलापों में अगर हम किसी प्रकार का अपना नोक झोंक लगाते हैं तो प्रकृति हमें उसका दंड देती है। यानी कि धरती हमें उसे कुछ न कुछ रूपों में हमें दिखलाती है। जैसे आप चित्रों में देख पा रहे हो, पहले तो आप जानते ही हो कि मनुष्य जो कार्य व्यापार करते हैं या परिवेश का जिससे ह्रास होता है वो हमारा ही देन है और हम लोग इसके उत्तरदायित्व हैं। ये जो आप देख पा रहे हो छवि में, संपदाओं का अत्यधिक शोषण हुआ है, परिवेश का प्रदूषण हो रहा है, विश्व युद्ध, अस्त्र निर्माण, शस्त्र परीक्षण इनसे भी हो रहा है, वन काटना, अपरिकल्पित उन्नयन, तापमान वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। और आपके बीच में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारी पृथ्वी जो रोती हुई अवस्था में इसे दिखलाया गया है। आप जान रहे हैं कि हम अपनी सुविधाओं से इन चीज़ों को इतना ज़्यादा विकसित कर दिए हैं कि हम जिस पर निवास करते हैं इस धरती का ख्याल रखना ही बंद कर दिए हैं। परिवेश का संकट क्या है, आइए जानते हैं। परिवेश पर संकट का अर्थ है परिवेश या वातावरण संतुलन का नष्ट होना। हम जहाँ पर रहते हैं उसे परिवेश कहते हैं और उस परिवेश या वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, उसको हम कहते हैं परिवेश का संकट। परिवेश का संतुलन नष्ट होने के कारण क्या क्या हानि होती है? जल, वायु, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संपदाएं तथा जीव जगत की ऊपर अपार क्षति हुई है। नीचे आप सभी देख पा रहे हो, ये जो चित्र है उड़ीसा के गोपालपुर में हुआ है और इस समुद्र के किनारे बसा एक गांव है और उस गांव में भयंकर फाइलेन के तांडव माने तूफान आने के कारण ये घर जो है, पेड़ है, बिजली के खंभे हैं, सभी गिर के टूट फूट गए हैं और वहाँ की अवस्था, लोगों का रहने का जीवन हराम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो इस चित्र में कि हमारे द्वारा उपयोग किए गए कूड़े कचरे जो इलाके से दूर है और सारे शहर का कूड़ा वहीं फेंका जाता है, घरों का कूड़ा हो, कारखानों का कूड़ा हो, हॉस्पिटल का वर्जनशील पदार्थ, क्या क्या नहीं है वहाँ, सब बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और कूड़े का पहाड़ बन गया है, जिससे आसपास की ज़मीन, जलाशय, तम जो है आपका तालाब, पोखर, मनुष्य इत्यादि को अत्यधिक हानि पहुंच रही है। तो दो तरह के कारण इस धरती पर बनते हैं। एक होते हैं परिवेश जो संकट पहुंचते हैं वह प्राकृतिक संकट होते हैं, एक होते हैं मनुष्य जनित संकट होते हैं। तो मनुष्य जनित संकट जो होते हैं वो आप नीचे एक देख पा रहे हैं और परिवेश संकट से उपजित जो चीज़ है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। प्राकृतिक तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, अग्निपात, सुनामी आदि प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से भू प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन घटित होता है। इसी के साथ परिवेशगत संकट भी आता है, जिस कारण मनुष्य तथा विभिन्न प्राणियों, उद्भिदों के स्वाभाविक जीवन चक्र में व्यवधान उपस्थित होता है। भूपृष्ठ का गठन परिवर्तित होता है, सड़क, घर, संपत्ति की अपार हानि होती है, जन हानि होती है, जैव विचित्रता आंशिक या पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और मनुष्य जनित कारण जो है आधुनिक कृषि, शिल्प, उद्योग, कई तरह के कारखानों के कार्यकलापों से परिवेश के स्वाभाविक चक्र में व्यवधान घटित होता है। और ऑर्गेनिक कृषि उत्पादन, शिल्प वर्ज्य जिसे कूड़ा कहते हैं, अपरिकल्पित नगरों का निर्माण, नदी की
स्वाभाविक गति को रोककर जलाशय का निर्माण, वृक्ष काटना जैसे कार्यकलाप परिवेश में कई समस्याओं की सृष्टि करते हैं एवं परिवेश संकट का कारण बनते हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसे प्राकृतिक विपर्य भी मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण ही आज घटित हो रहे हैं। तो आप सभी प्राकृतिक होते हैं, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, अग्निपात, सुनामी, ये सब प्राकृतिक घटनाओं में आती है। मनुष्य जाति जनित कारण जो है हम लोगों का जो ऑर्गेनिक कृषि उत्पादन, जैसे कि कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, केमिकल का उपयोग करके हम लोग करते हैं, कूड़ा कचरा ये सब। इसके बाद नगरों का निर्माण जो हम लोग कर रहे हैं, मैदानों से पेड़ों को काट कर उसे घरों का निर्माण कर रहे हैं। नदियों का स्वाभाविक जो बहने को गति को रोक करके उसे तालाब या कुछ छोटे सा पोखर बना देते हैं। वृक्ष का काटना यानी कि प्रकृतियों का जो बना है उसको हम तोड़ मरोड़ करके अपना रूप में ला दे रहे हैं, जिसके कारण असली स्वरूप को हम उसको छोड़कर अपने रूप में ला दे रहे हैं, मनुष्य के अनुसार करने जा रहे हैं। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि ये प्राकृतिक और संकट आते हैं। आइए इसके अलावा कुछ और इसमें जानते हैं कि कुछ उन्नयन परिकल्पना और उसके परिणाम के प्रमाण देखते हैं। आधुनिक कृषि पद्धति, नगरायन, ताप विद्युत केंद्र, बहुमुखी नदी परिकल्पना। कृषि उत्पादन बढ़ाना आधुनिक कृषि पद्धति में जो है प्रभाव इसका क्या हुआ है। कृषि उत्पादन अगर हम बढ़ाते हैं खूब, तो उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक मिट्टी और जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। यह प्रदूषित जल मिट्टी में मिल जाता है। यह मछली जैसे विभिन्न जलीय प्राणियों की मृत्यु का कारण बनता है और वैज्ञानिक कृषि पद्धति भूमि की उर्वरता को नाश कर देती है। आप समझ पा रहे हो कि मछलियों के लिए यह बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। भूमियों की जो उर्वरक शक्ति है उसको नाश कर देती है। आप मनमाना ढंग से खेती बाड़ी करोगे तो एक तो सबका सीमा होती है, उस सीमा से बाहर चल जाने से समस्या बन जाती है। नगरायन, मनुष्य के निवास स्थान को उन्नत आधुनिक व्यवस्था प्रदान करना। मतलब आप देखो नीचे में यहाँ पर क्या लिखा है, उसका प्रभाव। भूगर्भ में स्थित जल का परिमाण घटता है। वायु और शब्द प्रदूषणों की सृष्टि होती है। यहाँ जनसंख्या अधिक होने से जल जमीन की समस्या पैदा होती है। तीसरी दुनिया के बड़े शहर मूलतः अपरिकल्पित रूप से शहरों का निर्माण करते हैं। इस कारण जल निकासी, जमीन इत्यादि की समस्या पैदा होती है। आप यहाँ पर घर बनते देखते हो, लेकिन क्या है कि नीचे का परिणाम, नीचे का जो जल का स्तर है वो तो घटता जाता है। वहाँ पर अब जलाशय नहीं हो रहता है। वायु और शब्द प्रदूषण की सृष्टि भी होती है। और वायु और शब्द की कैसे होती है, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ की तो हवा सुरक्षित नहीं रहेगी, प्रदूषित होगी। शब्द का भी प्रदूषण होगा। जनसंख्या अधिक होने पर जल जमीन की समस्या पैदा होती है। तीसरी दुनिया के बड़े शहर मूलतः अपरिकल्पित रूप से शहरों का निर्माण करते हैं। तीसरी दुनिया का मतलब कि जो बड़े बड़े नगर है, महानगर है, ये बिना सोचे समझे अपने शहरों का निर्माण तो करते हैं। इस कारण वहाँ पर जल निकासी, जमीन इत्यादि का समस्या पैदा हो जाती है। जल निकासी, जमीन का तात्पर्य है कि पानी का समस्या बन जाता है और ज़मीन का भी समस्या बना रहता है। विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत केंद्र जो है उसके प्रभाव से क्या हुआ है, जीवाश्म के ज्वलन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। विकिरण और ताप की क्षमता में बाधाएं पैदा होती है। विद्युत केंद्रों के अवशिष्ट पदार्थ पास की जमीन में एकत्रित होने से वहाँ की मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। ताप विद्युत केंद्र जो है जहाँ आपका ऊर्जा बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, उस जगह पर जो जीवाश्म के ज्वलन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जीवाश्म क्या होती है, धरती पानी में रहने वाले जो प्राणी है, क्योंकि विद्युत जो केंद्र होते हैं आपका ताप विद्युत केंद्र, वो आपके जल विद्युत से उत्पन्न होती है। तो वहाँ के जीवाश्म जो होते हैं, जीव जंतु है, उनके ज्वलन से फिर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वायुमंडल का तापमान माने हवा में जो तापमान बढ़ जाता है और ताप की क्षमता बाधाएं पैदा होती है। इस प्रकार वहाँ पर की ज़मीन जो आसपास की होती है वहाँ की मिट्टी अनुवर हो जाती है, मतलब कि बंजर हो जाती है। बहुमुखी नदी परिकल्पना, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण।
विशाल जलाशय अपने नीचे स्थित चट्टान की परत पर दबाव डालते हैं। भूस्तर के कमजोर अंशों में भूकंप आते हैं। विस्तृत क्षेत्र के स्वाभाविक उद्भिजों का नाश होता है। नदी के प्रवाह को हानि पहुंचती है। अपने मन माने ढंग से अगर हम नदी के प्रवाह को रोक लेते हैं, नदी के मुंह के मोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, चट्टान की जो परत होती है उस पर दबाव डलता है और भूकंप का स्तर आ जाता है। महाराष्ट्र के कैना में 1967 में ऐसा हुआ था। देखिए, अब इसके बाद प्रश्न तो यह है कि ये सब मनुष्य का कारण है और प्रकृति के कारण भी बनते हैं, लेकिन मनुष्य के कारण और क्या होते हैं परिवेशगत संकट के परिणाम। जैसे देखिए आप, भोपाल गैस त्रासदी का बारे में 1984 में हुआ था। यहाँ पर यूनिक कार्बाहाइड का रासायनिक और कीटनाशक कारखाने की टंकी फट जाने से विषैली MIC मिथाइल आइसोआयनाइड गैस के स्राव से लगभग 4000 मनुष्यों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग इस विषैली गैस से प्रभावित हुए। अभी भी इस त्रासदी के प्रभाव उस अंचल पर देखा जा सकता है जहाँ के लोग अभी भी इस कुप्रभाव के कारण अस्वस्थ है। ये जो रासायनिक चीज़ें कीटनाशक बना रहे थे, इसका टंकी फट गया था और 4000 लोग की मृत्यु हो गई थी। आप सोचिए, 4000 लोगों की संख्या। इसके अलावा 2 लाख लोगों जो इनसे अपाहिज हो गए थे, अंधे हो गए थे, बहरा हो गए थे, कुछ ना कुछ हुआ और अभी भी वहाँ पर भोपाल में इसके कारण देखने को मिलते हैं। इस कुप्रभाव के कारण अस्वस्थ है। यूक्रेन के चेर्नोबिल 1986, जापान को फुकुशिमा की परमाणु दुर्घटना आधुनिक यंत्रों के हानिकारक पक्ष का स्मरण कराते हैं। चलो देखते हैं मनुष्य के कार्यों के फलस्वरूप किस किस प्रकार के विपर्य एवं परिवेशगत संकट देखा जाता है। ये देखिए, मनुष्य के द्वारा परिवेशगत संकट जो हो रही है, भूकंप आज किसकी देन है? मनुष्यों की ही देन है। पेड़ पौधों को काटना, जल स्तर को नीचे करना, ये सब से भूकंप आते हैं। जल प्रदूषण, जल का अभाव, ये हमारे ही कारण है। जैव विचित्रता का ह्रास, ये भी हमारे कारण है। रासायनिक दुर्घटना, जो अभी भोपाल की त्रासदी के बारे में पढ़े। विश्व उष्णता का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, प्राकृतिक संपदा का ह्रास, मुद्रास्फीति, वायु प्रदूषण, सूखा, भूकंप, ये जो है चक्र बना दिया गया है, ये मनुष्य के द्वारा है। एक एक चीज़ों पर मनुष्य के कारण परिवेशगत संकट का ये परिणाम है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, मुद्रास्फीति का मतलब दाम का बढ़ जाना या दाम का सही ना मिलना किसी चीज़ का, इस तरह से हो जाता है। सूखा पड़ जाता है, वायु प्रदूषण, ये सब। अब यहाँ पर क्या है, भविष्य में मानव समुदाय का क्या होगा, इस संकट पर नियंत्रण का क्या उपाय है? इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि कुछ उपाय करने होंगे। जैसे कि परिवेश के संकट का मुख्य कारण है अशिक्षा और दरिद्रता। जो अशिक्षित है, दरिद्र है, ये परिवेश का संकट का मुख्य कारण है। विकसित देशों को परिकल्पित रूप से आर्थिक उन्नति करनी होगी। जैसे जो देश उन्नतिशील है, अमेरिका, लंदन, इन सब जगहों पर, जो मेक्सिको, इन सब जगहों पर जो आर्थिक उन्नति हुई है, उनके जैसा हमें भी करना होगा। अर्थात विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। साथ ही लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाना होगा। नवीन तकनीकी प्रयोगों एवं उन्नयनशील व्यवस्थाओं के लिए प्राकृतिक शक्तियों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल विद्युत इत्यादि। संपदाओं के अवशिष्ट अंशों को व्यवहार बढ़ाना होगा एवं पुनः प्रयोग की रीति को बढ़ावा देना होगा। अवशिष्ट अंशों मीन्स जो हम लोग सड़े गले या कूड़े कचरे, जिसको हम पुनः व्यवहार करके उन्हें फिर आगे बढ़ा सकते हैं। फेंकना नहीं है, उन्हें रिसाइकलिंग करना है, यहाँ बताया रहा है। प्राकृतिक शक्तियों का दुरुपयोग कम करना होगा। शिल्पायन या उन्नयनशील क्षेत्रों में जल, हवा, मिट्टी, वनों को स्वच्छ एवं जैव विचित्रता के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। प्राकृतिक शक्तियाँ जो आप समझ पा रहे हो, इन सब पर ध्यान देना होगा। देश की जनसंख्या व प्राकृतिक संपदाओं के मध्य संतुलन रखने का प्रयत्न करना होगा। सरकारी परिकल्पना पर कार्य करने से पहले उस परिकल्पना द्वारा वहाँ के परिवेश पर पड़ने वाले प्रभाव को लक्षित करना चाहिए। उन्नयन परिकल्पनाओं जैसे सड़क निर्माण, नदी परिकल्पना, विद्युत केंद्रों की स्थापना, शिल्प कारखानों का निर्माण के उस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए जिस और परिवेश की क्षति कम से कम हो। जैव विचित्रता को ध्यान में रखते हुए इसके क्षति पक्ष के कार्यों का निषेध करना चाहिए। विभिन्न प्राणियों, उद्भिदों और उसके परिवेशों को बचाए रखने का कार्य मनुष्यों को ही करना होगा। सर्वाधिक विकसित देशों को परिवेश की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। परिवेश संरक्षण के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए।
सन 1992 में ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरो में परिवेश और उन्नति विषय से संबंधित एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में 178 देशों और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। इस तरह का आपको मीटिंग कैंप बनाना होगा और इस पर विचार रखना ही होगा। अब क्या करें, इसका मतलब कि हम कामकाज ना करें, पेड़ काटे भी नहीं और घर भी ना बनाएं, तो ये सब चीज़ भी आ जाता है कि जैसे कि ज़रूरत हम लोगों को तो पड़ेगा ही घर रहने के लिए, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत, फिर उसके बाद जिस तरह का जैसा हमें उपयोग में लाना है उस तरह का हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बताया जा रहा है कि ये जो आप बॉक्स में देख रहे हो ब्लू कलर का, स्थितिशील उन्नयन हमको ध्यान में करना होगा। स्थितिशील उन्नयन का अर्थ है प्राकृतिक संपदाओं को सार्थक या सटीक व्यवहार कर मानव कल्याण एवं विकास हेतु ऐसी परिकल्पनाएं विकसित करनी होगी जिसका उद्देश्य परिवेश के संतुलन को बनाए रखना है। माने कि हमें अपना व्यवहार तो करना है और उसके बाद विकास भी करना है, जिसका उद्देश्य ये भी रहना चाहिए कि परिवेश का संतुलन को कोई बिगाड़ ना हो। विकास के साथ परिवेश की रक्षा करनी होगी। इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसे हम ध्यान में रखकर काम करेंगे। परिवेश का संकट और भारत के बारे में एक छोटी सी कहानी भी यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, बॉक्स में दिया गया है। चिपको आंदोलन 1973 की घटना है। उत्तराखंड के गोरियाल क्षेत्र के निवासियों ने वन संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से आंदोलन किया। वन विभागों के अधिकारी जब पेड़ काटने आते थे तब ये लोग पेड़ से चिपक कर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाते। यह आंदोलन चिपको आंदोलन या चिपकना का अर्थ है पकड़ कर रखना आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। देखो उस समय के लोग पेड़ों से कितने प्यार करते थे, पेड़ को काटने नहीं देते थे, इसीलिए इन आंदोलन का नाम ही रखा गया है चिपको आंदोलन। यहाँ पर कुछ विकासशील परियोजना के साथ ही परिवेश का संकट और विपर्य घर आता जा रहा है। यहाँ पर तो कुछ बातें हैं जो समझने चाहिए सभी को। हाल ही में विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली परिवेश की हानि से प्राय $80 बिलियन, प्राय 4,80,000 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। देखिए कितना नुकसान होता है अगर परिवेश के प्रति अगर हानि होती हो तो। 132 देशों के परिवेश के संकट के सर्वे रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है परिवेश संकट के अनुसार। साथ ही मनुष्य में पड़ने वाले वायु प्रदूषण के प्रभाव के अनुसार भारत का स्थान सबसे अंत में है। चलिए ये ठीक है, वायु प्रदूषण में हमारा स्थान भारत का सबसे नीचे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे दूषित 20 शहरों में भारत का स्थान 13वां है। अब यहाँ पर भारत जो है 13वां स्थान पर आ गया है दूषित में। भारत में प्रमुख परिवेश की समस्याएं निम्न में है: वनों और कृषि भूमि का अपचय, संपदाओं का दुरुपयोग, जन साधारणों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, बिना योजना के की गई विकास की परिकल्पनाएं, दरिद्रता और जैव विचित्रता का ह्रास। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया परिवेश संकट का वर्तमान उदाहरण। एक तरफ का चित्र दिखाई दे रहा है, सूखा पड़ गया है, बारिश के लिए किसान भाई लोग ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि नदी तालाब को काट कर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो ये सब हमारे बिना परिकल्पनाएं का कार्य हो रहे हैं, जिसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। बहुत छोटे होने पर भी तुम इस विषय पर क्या कर सकते हो, आप अपने यहाँ पर विचार रखना है। ये देखिए सब न्यूज़पेपर में आया था, मनुष्य ने स्वयं संकट बुलाया, 5,000 लोगों की मौत। जैव विचित्रता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, पूरा विश्व हरियाली की ओर लौटना चाहता है। यहाँ वहाँ घर का वज्र पदार्थ बदला लिया प्रकृति ने। इस तरह से हमारे ही कारण से प्रकृति ने भी गुस्सा होकर हम पर ये सब करते रहते हैं, प्राकृतिक घटनाओं को हमारे ऊपर लाते रहते हैं, जिससे कि हमारे जनजीवन पर प्रभाव पड़ते हैं। तो आप सभी बच्चों या जो इस पाठ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें केवल यही बतलाया गया है कि हम अपने ही कारण अपने प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। बिना सोचे समझाए परिकल्पनाएं करके हम किसी चीज़ को नष्ट करते हैं, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को सोच समझकर अच्छी तरह से हमें एक मित्रता की नाई इनके साथ व्यवहार रखना है, ताकि ये स्वस्थ रहे प्रकृति, तो हम भी स्वस्थ रहें, क्योंकि इनके बगैर हमारा भी गुजारा नहीं होना है। और यही समझाया गया है, समझदारी से हम तालमेल को बनाए रखें। इस धरती को हमें अपने एक परिवार, एक घर की तरह साफ़ सुथरा और दोस्ती की तरह व्यवहार रखना है। पूरे पाठ में आपको अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख के भेजिएगा। और अच्छा लगा हो प्रयास
मेरा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।